छठा चैप्टर लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट पढ़ेंगे। कक्षा 12 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में यह पाठ 5 अंक का है, जिसमें एक एक नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न 3 नंबर का आएगा, दीर्घ लघुत्तरात्मक। मैंने इस पूरे पाठ को इसी तरह से डिजाइन किया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, इस लेसन में हम 1971 से लेकर के और 1980 के बीच में हमारे देश में किस तरह से राजनीतिक उठापटक हुई उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम इस पाठ में एक एक नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष के लिए शांति, मित्रता व सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए। 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई। इंदिरा गांधी ने प्रतिबद्ध नौकरशाही तथा प्रतिबद्ध न्यायपालिका की घोषणा को जन्म दिया। जयप्रकाश नारायण समग्र क्रांति के प्रतिपादक हैं। चारू मजूमदार का संबंध नक्सलवादी आंदोलन से है। फखरुद्दीन अली अहमद आपातकाल के समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे। 1977 में शाह आयोग की स्थापना हुई। 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। आपातकाल के दौरान संविधान का 42वां संशोधन पास हुआ। लोकदल राजनीतिक पार्टी की स्थापना चौधरी चरण सिंह ने की। जयप्रकाश नारायण को लोक नेता के नाम से जाना जाता है, लोक नायक के नाम से जाना जाता है। 1977 का आम चुनाव विपक्ष ने कांग्रेस हटाओ का नारा देकर के लड़ा था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात इस्लामी को आपातकाल के दौरान प्रतिबंधित कर दिया गया था। लोकसभा का 5वां आम चुनाव 1971 में हुआ। जयप्रकाश नारायण बिहार आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित करना आपातकाल का तात्कालिक कारण था। न्यायपालिका, शासक दल व उसकी नीति के प्रति निष्ठावान रहे, उसे ही हम प्रतिबद्ध न्यायपालिका कहते हैं। 1971 के चुनाव के बाद गैर कांग्रेसी सरकार में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे। 1980 में नागरिक स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघ का नाम बदलकर नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए लोगों का संघ नाम रख दिया गया। अब हम इस पाठ में 3-3 नंबर के जो प्रश्न हैं, 3-4 प्रश्न बनते हैं, उनके बारे में देखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के क्या कारण थे बताइए। तो इसमें हम लिख सकते हैं 1971 के युद्ध में अत्यधिक वैसे आर्थिक संकट हो गया था। कृषिगत तथा औद्योगिक उत्पादन में कमी, जिससे कृषक व औद्योगिक कर्मचारियों में असंतोष बढ़ गया था। रेलवे हड़ताल, रेल कर्मचारियों के बोनस भत्तों की मांग को लेकर के हड़ताल हुई जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में, जिसको सरकार ने ठुकरा दिया था और ये भी फिर भड़क गए थे। बिहार आंदोलन, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्रों ने आंदोलन कर दिया था और ये पूरा देशव्यापी आंदोलन हुआ और फिर संसद मार्च तक पहुंच गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया था, क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे जगमोहन लाल सिन्हा, उन्होंने इसको अवैध घोषित कर दिया था। अब आप देखिए, एक प्रश्न और बनता है इसमें, 1975 के आपातकाल के सबक कि किस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को लाभ हुआ, आपातकाल के क्या सबक है। तो आप देखिए इसमें लोकतंत्र की ताकत में कमजोरियां उजागर हुई और आभास हुआ कि लोकतंत्र को विदा करना मुश्किल है। अब आपातकाल सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही लगाया जा सकता है और मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को सूचना देगी तो ही आपातकाल लगेगा। आपातकाल के बाद हर कोई नागरिक अधिकारों के प्रति ज्यादा सचेत हो गया था। विपक्ष में लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया और मतदाताओं ने लोकतंत्र के विरोधी ताकतों को मात दी। एक प्रश्न और बनता है, आपातकाल के दुष्प्रभाव बताइए। उसमें अपन लिख सकते हैं लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली का ठप होना हो गया था। निवारक नजरबंदी कानून का दुरुपयोग हुआ था, जिसके तहत 1,11,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रेस पर नियंत्रण, प्रेस सेंसरशिप लगा दी थी। अखबारों के दफ्तरों की बिजलियों को काट लिया गया था। संवैधानिक का 42वां संशोधन, जिसके तहत अनेक बदलाव किए गए थे। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अब जैसे एक प्रश्न और बनता है कि किन कारणों से 1980 में मध्यावधि चुनाव कराने पड़े। तो 1977 में बनी जनता पार्टी की सरकार में कोई तालमेल नहीं था। मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह में खींचातान मस्ती रहती थी। अनेक राजनीतिक दलों का ढीला ढाला संगठन था।
ये जो जनता पार्टी की सरकार थी उसमें अनेक राजनीतिक दल थे, उनमें कोई तालमेल नहीं था, एकता का अभाव था, निश्चित दिशा में दीर्घकालीन कल्याणकारी योजनाओं का अभाव था, सर्वमान्य नेता नहीं थे, न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं था। 18 माह पश्चात ही मोरारजी देसाई को त्याग पत्र देना पड़ा और अनुभवहीनता के चलते सरकार गिर गई और 1980 में मध्यावधि चुनाव हुए। अब आप देखिए इसमें एक लास्ट और 3 नंबर का प्रश्न बनता है, नक्सलवादी आंदोलन। तो नक्सलवादी आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए, इसके बारे में आ सकता है। तो पश्चिम बंगाल के पर्वतीय जिले दार्जिलिंग में 1967 में नक्सलवादी किसान आंदोलन उठा, जिसमें उसकी अगुवाई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने किया। इसमें गुरिल्ला युद्ध की रणनीति को अपनाया गया। चारू मजूमदार ने सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी बनाई, जिसकी दलील थी कि भारत के लोकतंत्र एक छलावा है, भारत में लोकतंत्र एक छलावा है, ये भूस्वामियों से जमीन छीनकर गरीब व भूमिहीन लोगों को दे देते थे। इसमें हिंसा और नस्ल विरोधी कार्रवाइयों में हजारों लोगों की जान गई। इस तरह से ये पूरा पाठ है। इस पाठ में आपको पता 5 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ आएगा, एक वन लाइनर आएगा और एक 3 नंबर का प्रश्न आएगा। 3-4 बार इस पाठ को आप सुन लेना, आपके 5 में से 5 नंबर आएंगे। जन आंदोलनों का उदय लेसन को देखेंगे। कक्षा 12 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ये 4 अंक का लेसन है, जिसमें एक नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न आएगा 2 अंक का। जन आंदोलनों का उदय, वे आंदोलन जो जनता के हितों के लिए आवाज उठाते हैं उन्हें जन आंदोलन कहते हैं। आप देखिए, वे आंदोलन जो दलगत राजनीति से दूर तथा जन सामान्य के हित में चलाए जाते हैं, अर्थात जनहित के लेकर चलाए जाने वाले आंदोलनों को जन आंदोलन कहते हैं। भारतीय राजनीति में जन आंदोलनों की विशेष भूमिका रही है। अब जन आंदोलनों में देखते हैं सबसे पहले चिपको आंदोलन। 1973 में उत्तराखंड सरकार ने किसानों को कृषि औजारों के लिए वनों की कटाई से मना कर दिया, लेकिन खेल कंपनी को पेड़ों की कटाई की अनुमति दे दी। लोगों ने विशेष अभियान चलाया और पेड़ों को बाहों में भर लिया। ये आंदोलन भारत के पर्यावरण आंदोलन के रूप में परिणित हुआ और चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी पेड़ों को बाहों में भर लिया ताकि उनकी कोई कटाई नहीं कर सके, और ये पर्यावरण आंदोलन के नाम से फेमस है। इसे हम चिपको आंदोलन कहते हैं। इसकी मांगे क्या क्या है? प्राकृतिक संसाधनों पर यानी जल, जंगल और जमीन पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण होना चाहिए। लघु उद्योगों के लिए अनुदानित दरों पर सामग्री उपलब्ध कराए, प्राकृतिक संतुलन को नुकसान पहुंचाए बिना विकास सुनिश्चित करें और न्यूनतम मजदूरी की गारंटी की मांग की। अब आप देखिए, दूसरा है दलित पैंथर्स आंदोलन। 7वें दशक के प्रारंभिक वर्षों में महाराष्ट्र में 1972 में यानी 1972 में दलित युवाओं ने दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया, जिस पर सरकार ने 1989 में कानून बनाया, जिसमें दलितों पर अत्याचार करने वालों पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया। दलित पैंथर्स, इनका विशेष एजेंडा जाति प्रथा को समाप्त करना और वंचित वर्गों का एक देशव्यापी संगठन खड़ा करना था। अब अपन देखेंगे भारतीय किसान आंदोलन यानी VKU। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा के किसानों ने 80 के दशक के अंतिम वर्षों में गेहूं व गन्ने की खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करने, कृषि उत्पादों के अंतरराज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदी हटाने, गारंटी शुदा बिजली आपूर्ति, किसानों के बकाया कर्ज माफ करने, किसानों के लिए पेंशन की मांग करने का काम किया। अब अपन देखेंगे ताड़ी विरोधी आंदोलन। भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष थे वो महेंद्र सिंह टिकैत थे। अब देखेंगे हम ताड़ी विरोधी आंदोलन। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ लड़ाई छेड़ी, जिनका नारा था ताड़ी की बिक्री बंद करो। साथ ही इस आंदोलन ने महिलाओं के मुद्दों के प्रति समाज में व्यापक जागरूकता उत्पन्न की। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के तहत महिलाओं को स्थानीय निकायों में आरक्षण प्रदान किया गया। अब हम देखेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन। 8वें दशक के प्रारंभिक में
नर्मदा घाटी में विकास परियोजनाओं के तहत 30 बड़े, 135 मझले और 30 से 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जहां नर्मदा नदी के बचाव में नर्मदा बचाओ आंदोलन चला, क्योंकि 245 गांव डूब क्षेत्र में आ रहे थे, तो करीब 2.5 लाख लोगों के पुनर्वास की मांग स्थानीय स्तर पर उठी। 1988 और 89 में स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों ने नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में यह गठन किया गया। अब देखिए साहब, जन आंदोलनों के सबक, इन जन आंदोलनों से क्या सबक लिया? जन आंदोलनों का राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्थाओं पर विशेष प्रभाव होता है, साथ ही राजनीतिक व्यवस्था का संचालन करने वाले लोगों को सबक मिलता है, एक नई सीख मिलती है। जन आंदोलनों का इतिहास राजनीति को बेहतर ढंग से समझने की मदद करता है, भारतीय लोकतंत्र के जनाधार को बढ़ाता है, सामाजिक स्तर पर मुद्दे उठा समाधान निकाला जाता है जिनकी राजनीतिक दल तवज्जो नहीं देते हैं। अब अपन देखते हैं इसमें एक एक नंबर के प्रश्न। अब देखिए, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम यानी मछुआरों का एक राष्ट्रीय संगठन है। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज की स्थापना हुई। डॉक्टर अंबेडकर के लिए सूरजमुखी आशीषों का वाला फकीर, सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर कहा गया। 1990 में सूचना के अधिकारों के लिए आंदोलन हुआ। 2002 में संसद ने सूचना के अधिकार विधेयक को पास किया था। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई और मछुआरों की संख्या के हिसाब से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। वीकेयू यानी किसान आंदोलन और महाराष्ट्र का शेतकारी किसान आंदोलन, ये दो प्रमुख किसान आंदोलन है। एनएफएफ का पूरा नाम है नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। मजदूर किसान शक्ति संगठन ने 1990 में सूचना के अधिकार की मांग की। अभी आजा, सूचना के अधिकार की मांग किसने की? तो मजदूर किसान शक्ति संगठन ने 1990 में। 2005 में सूचना के अधिकार को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। सूचना के अधिकारों को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? 2005 में। दलित पैंथर्स की अवनति से उत्पन्न रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए वामसेफ का गठन किया गया और ये वामसेफ से ही बाद में बीएसपी निकली, बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ। ये पूरा पाठ 4 अंक का है और इसको अगर आप 2-4 बार देख लोगे तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। 8वां चैप्टर पढ़ेंगे क्षेत्रीय आकांक्षा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में यह 5 अंक का है। इसमें से 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और 1 प्रश्न वस्तुनिष्ठ आएगा। देखते हैं अपन। क्षेत्रवाद से अभिप्राय उस छोटे से क्षेत्र से है जो आर्थिक व सामाजिक कारणों से अपने पृथक अस्तित्व की मांग करता है। क्षेत्रवाद क्षेत्रीय इकाइयों को अधिक शक्ति व स्वायत्तता देने के पक्ष में रहता है। क्षेत्रवाद के उदय के कारण भाषावाद, जातिवाद और विकास में असंतुलन है। क्षेत्रवाद के सबक, इससे यह सबक मिलता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोक नीति का अभिन्न अंग है तथा लोकतांत्रिक वार्ता करके इसका हल निकाला जा सकता है। आप देखिए अलगाववाद, कुछ लोगों को, कुछ क्षेत्रों को अलग कर स्वतंत्र राज्य की मांग अर्थात अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने की मांग अलगाववाद है। अलगाववाद का उदय उस समय होता है जब क्षेत्रवाद की भावना उग्र रूप धारण कर लेती है, जैसे डीएमके ने तमिलनाडु की मांग, असम में मिजो फ्रंट ने मिजो हिल की मांग। अब देखिए अलगाववाद के कारण संकीर्ण राजनीतिक सोच, असमान आर्थिक विकास, पिछड़े क्षेत्रों में अलगाववाद की भावना पैदा होती है। अब देखिए क्षेत्रवाद और अलगाववाद में क्या अंतर है। केंद्रीकरण के विरुद्ध क्षेत्रीय इकाइयों को अधिक स्वायत्तता की मांग ही क्षेत्रवाद है और अलगाववाद में स्वतंत्र राज्य की मांग करता है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं में जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब संकट, पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय आकांक्षाएं, गोवा, दमन द्वीप आदि में आजादी के 7 दशक बाद भी राष्ट्रीय अखंडता के कुछ मामलों का समाधान पूरी तरह से नहीं हो पाया है और समय समय पर आकांक्षाएं प्रबल हो रही है। अब
अब देखिए क्षेत्रीय आकांक्षाओं की प्रवृत्ति और राज्य, इसमें अपन मेल करते थे, मेल करने वाला प्रश्न आ जाए। आप देखिए सामाजिक धार्मिक पहचान के आधार पर राज्य का निर्माण पंजाब में हुआ, भाषाई पहचान और केंद्र के साथ तनाव तमिलनाडु में, क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप राज्य का निर्माण झारखंड छत्तीसगढ़, आदिवासी पहचान के आधार पर अलगाववादी मांग नागालैंड और मिजोरम में। अब अपन देखते हैं पंजाब समझौता। जुलाई 1985 में अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगेवाल और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बीच एक समझौता हुआ जिसे पंजाब समझौता कहा जाता है, जिसके तहत उग्रवाद से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा, भारत सरकार पंजाब से विशेष सुरक्षा अधिनियम को वापस ले और पंजाब हरियाणा में सीमा विवाद सुलझे, रावी व्यास पानी विवाद को सुलझाने के लिए न्यायाधिकरण बैठाया जाएगा। अब देखिए आनंदपुर साहिब, जैसे टिप्पणी आ जाए, आनंदपुर साहिब के विवादास्पद होने का मुख्य कारण है पंजाब सूबे के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग, जो परोक्ष रूप से अलग सिख राष्ट्र की मांग को बढ़ावा देती है और सिख वर्चस्व का ऐलान करती है। अब आप देखिए कश्मीर में क्षेत्रीय आकांक्षा उभरने के क्या कारण है। अंदरूनी भिन्नताओं के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख 3 क्षेत्र हैं। इनमें पहली आकांक्षा कश्मीरियत की पहचान को बनाए रखना है, कश्मीरी पहचान को बनाना है। वे अपने को पहले कश्मीरी और बाद में देश को मानते हैं। उग्रवाद व आतंकवाद को खत्म करना भी मुख्य आकांक्षा है। स्वायत्तता की मांग प्रबल है। 370 भी इनको दी गई थी इनकी पहचान, किंतु अब मोदी जी ने उसको भी हटा दिया है। अब देखिए असम आंदोलन 1979 से 85 तक असम में बाहरी लोगों के खिलाफ सांस्कृतिक अभियान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिली जुली अभिव्यक्ति था। बांग्लादेशी जो शरणार्थी थे वो वापस जाओ, इन्होंने मांग थी। असम में चाय, तेल और कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद पिछड़ापन और गरीबी है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों पर बाहर भेजे जा रहे हैं। अब आप देखिए उन्हें सांस्कृतिक गौरव को खतरा है। 1979 में असम स्टूडेंट यूनियन यानी आसू ने मांग की कि 1951 के बाद जो भी बांग्लादेशी आए हैं वो बाहर जाए। जैसे परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न आ जाए, आसू का पूरा नाम क्या है? AASU, इसका पूरा नाम है असम स्टूडेंट यूनियन। अब अपन देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। द्रविड़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है। 1966 में पंजाब हरियाणा राज्य बने। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध पंजाब से है। डीएमके का संबंध तमिलनाडु से है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, इसका संबंध है तमिलनाडु से। 1987 में गोवा भारत का राज्य बना था। राज्यों की सीमाओं में क्षेत्रीय परिवर्तन संसद के विधेयक द्वारा किए जाते हैं। राज्य की सीमाओं में क्षेत्रीय परिवर्तन संसद के विधेयक के द्वारा किए जाते हैं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को कब हटाया गया था? 5 अगस्त 2019 को। जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब में चलाया गया। इंदिरा गांधी ने जून 1984 को पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार अभियान चलाया था। आप देखिए पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। और द्रविड़ आंदोलन दक्षिण भारत का सबसे बड़ा आंदोलन है। मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश असम से अलग हुए राज्य है। असम से अलग हुए राज्य कौन कौन से हैं? मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। अब आप देखिए सर, लाल डेंगा मिजो नेशनल फ्रंट के नेता थे। जो लाल डेंगा है वो मिजो नेशनल फ्रंट के नेता थे। दिसंबर 1961 में गोवा, दमन और दीव पुर्तगाल से मुक्त हुए थे। ये भी 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। पुर्तगाल से मुक्त कब हुए थे गोवा, दमन, दीव? तो दिसंबर 1961 में। 1980 का दशक स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में जाना जाता है। 1980 का दशक स्वायत्तता की मांग के रूप में जाना जाता है। डीएमके ने हिंदी भाषा का विरोध किया था। क्षेत्रवाद को रोकने के उपाय कौन कौन से? राष्ट्रीय हितों का निर्धारण करना, सांस्कृतिक एकीकरण के लिए प्रयास करना। और द्रविड़ आंदोलन का नारा क्या था? उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण हर दिन घटता जाए। द्रविड़ आंदोलन का नारा क्या था? उत्तर हर दिन बढ़ता जाए,
दक्षिण हर दिन घटता जाए, ये द्रविड़ आंदोलन का मुख्य नारा था। और डीएमके के संस्थापक थे सी रामादुराई। आप इसको 2-3 बार देखना, आपको पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। भारतीय राजनीति में नए बदलाव, ये पाठ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 5 अंक का है, जिसमें 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और एक 3 नंबर का प्रश्न आएगा। तो आप देखिए 1990 के दशक में 5 नए बदलाव देखे गए। मतलब 1990 का दशक भारतीय राजनीति में जब आया तो उसमें 5 नए बदलाव देखे गए। वो 5 नए बदलाव कौन कौन से थे? एक है 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई। 1989 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह हार हुई थी। नंबर दूसरा, राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दों का उदय। राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दों का उदय भी हो गया। ये जो मंडल मुद्दा है उसका भी हम विस्तार से आगे देखेंगे। तीसरा है नए आर्थिक बदलावों का दौर, यानी ढांचागत समायोजन कार्यक्रम। चौथा है अयोध्या विवाद। 5वां है मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व में परिवर्तन और 1991 के चुनाव में जीत पर कांग्रेस के पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने। तो ये 5 नए बदलाव 1990 के दशक में आए। यानी पहला बदलाव क्या आया? 1989 के चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई। दूसरा बदलाव मंडल मुद्दा। तीसरा बदलाव अयोध्या विवाद। 5वां बदलाव नई आर्थिक नीति। इस तरह से ये 5 बदलाव आए। उसके बाद हम देखेंगे गठबंधन की राजनीति। 1989 के बाद किसी भी पार्टी को लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। 1989 के बाद लोकसभा में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। तो उसके बाद गठबंधन की राजनीति का दौर प्रारंभ हुआ। जब किसी सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो अन्य राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करके सरकार बनानी पड़ती है, उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। और ये जो युग है वो गठबंधन का युग कहलाता है, गठबंधन का दौर कहलाता है। अब अपन देखेंगे अयोध्या विवाद। फैजाबाद जिला न्यायालय द्वारा फरवरी 1986 में अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाया गया कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के अहाते का ताला हिंदुओं को पूजा के लिए खोल दिया जाए, क्योंकि ये इसको पवित्र मानते हैं। दिसंबर 1991 में कार सेवा का आयोजन किया और मंदिर निर्माण में श्रमदान विकास पर सहयोग करें। और ये श्रद्धालु जब अयोध्या पहुंचे तो देश में तनाव का माहौल पैदा हो गया और 6 दिसंबर 1991 को विवादित ढांचे को गिरा दिया गया। देश में हिंदू मुस्लिम के बीच में पूरे देश में झगड़े हुए और जनवरी 1993 में एक बार फिर मुंबई बम कांड और फिर फरवरी मार्च 2002 में गोधरा कांड, जो कि गुजरात में हिंसा बढ़ गई, ये हुआ। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इस पूरे पाठ में 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हिसाब से आप देखिए, मंडल आयोग की सिफारिशें और आरक्षण विरोधी हंगामा 1990 में हुआ। जनता दल का गठन 1988 में हुआ। बाबरी मस्जिद का विध्वंस 6 दिसंबर 1992 को हुआ। पर्सनल लॉ और लैंगिक न्याय, ये शाहबानो प्रकरण का है। क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती ताकत गठबंधन सरकार में। भारतीय दलीय व्यवस्था का स्वरूप कौन सा है? बहुदलीय व्यवस्था का। बामसेब का गठन कब हुआ? 1978 में। और बामसेब का पूरा नाम क्या है? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। ये 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है, आप देख लिए। बामसेब का पूरा नाम बताइए। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। अब देखिए काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। मतलब बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा का गठन किसने किया? काशीराम ने। हिंदुत्व शब्द बीडी सावरकर ने गढ़ा। अब आप देखिए 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 415 सीटें मिली। 1984 में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जब चुनाव हुए तो जो सहानुभूति की लहर थी उस समय कांग्रेस को 415 लोकसभा सीटें मिली। 1990 के राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। अभी 1 नंबर का प्रश्न आ जाए, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किसने किया? राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने लागू किया 1990 में। अब देखिए यूपीए की सरकार 2004 में बनी। किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न हो ऐसी संसद को त्रिशंकु संसद कहते हैं। अब आप देखिए इसमें जो निबंधात्मक प्रश्न आएगा जो कि 3 नंबर का होगा,
वो इसमें 3-4 प्रश्न बनते हैं। आप देखिए जैसे मंडल आयोग मतलब 1978 में पिछड़े वर्ग की स्थिति को सुधारने हेतु बिंदुसार प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ, जिसे मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। 1980 में इसने अपनी सिफारिशें दी, जिसमें अन्य पिछड़े वर्ग को शैक्षिक एवं सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिशें के साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति सुधारने के लिए भूमि सुधार जैसे अन्य प्रावधान किए। जैसे मंडल आयोग पर टिप्पणी लिखी आ जाए तो वो आप लिख देना। एक इसमें प्रश्न ये बनता है शाहबानो प्रकरण। तो ये 62 शाहबानो है, 62 वर्षीय तलाकशुदा महिला थी। इसने अपने भूतपूर्व पति से गुजारा भत्ता की कोर्ट में मांग की, तो कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में निर्णय दिया, जिसका पुरातनपंथी मुसलमानों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमारे पर्सनल लॉ के खिलाफ है, सरकार के ऊपर दबाव बनाया। तो सरकार ने भी 1986 में एक कानून बना दिया। तो कानून को जो बना दिया तो उसने कोर्ट के फैसले को पलट दिया, तो बीजेपी ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग को आप अनावश्यक रियायत नहीं दे सकते, और उन्होंने विरोध किया। अगला एक प्रश्न बनता है गठबंधन के उदय के कारण बताइए। एग्जाम में प्रश्न आ जाए 3 नंबर का, गठबंधन के उदय के कारण बताइए। तो उसमें अपन लिख सकते हैं एक दलीय प्रभुत्व की समाप्ति। भाई जब एक दलीय प्रभुत्व समाप्त हो गया, किसी को स्पष्ट बहुमत मिल ही नहीं रहा, तो 2 या 2 से अधिक पार्टियों को मिला करके सरकार बनेगी, तो वो सरकार गठबंधन की सरकार हुई। तो उदय का पहला कारण क्या था कि एक दलीय प्रभुत्व की समाप्ति हो गई। दूसरा, क्षेत्रीय पार्टियों का बढ़ता प्रभाव। तीसरा है विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर जोर, जन आंदोलन का प्रभाव। ये गठबंधन की उदय के कारण है। इसकी शुरुआत 1977 में हो गई थी, जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। भारत के गठबंधन का जो दौर है 1989 के चुनाव के बाद देखा जा सकता है। जैसे एक प्रश्न 3 नंबर का आ सकता है राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, बिल्कुल सही है। हम देख भी सकते हैं कि जो बड़े बड़े राजनीतिक दल है, चाहे बीजेपी ले लो, चाहे कांग्रेस ले लो, या अन्य कोई भी राजनीतिक दल ले लो, इनमें कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव बहुत कम होते हैं, रियर केस में होते हैं। जिनको चाहते हैं उनको अध्यक्ष बना देते हैं, जिनको चाहते नहीं है उनको अध्यक्ष से हटा देते हैं। 6-6 महीने में, 15-15 महीने में मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं। तो ये क्या हुआ, उसमें लोकतंत्र नहीं है। राजनीतिक दलों में लोकतंत्र नहीं है। वो चारों तरफ ढिढोरा पीटते हैं कि लोकतंत्र, हमारे देश में लोकतंत्र है, लेकिन उनके राजनीतिक दलों में लोकतंत्र नहीं है। तो राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। और 97 से पहले चुनाव ही नहीं हुए। अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ। तो ये प्रश्न भी एक आ सकता है। एक प्रश्न आ सकता है 90 के बाद 2 गठबंधनों का उभार हुआ। 90 के दशक के बाद 2 गठबंधनों को उभार हुआ, एनडीए और यूपीए। तो एनडीए और जो यूपीए का उभार हुआ, ये गठबंधन की सरकार बनी। आप देखिए इसमें कि भाजपा ने जो गठबंधन है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राजग, जिसको एनडीए कहते हैं, इसका गठन हुआ। और इसके गठन के बाद में 1996, 1998, 2014 से लगातार अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार चल रही है। और एक गठबंधन था संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जो कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों का है, जिसको सप्रम कहते हैं, यूपीए कहते हैं, यूनाइटेड प्रोसेसिंग अलायंस। इसकी भी 2004 से 2009 तक सरकार रही, फिर 2009 से 2014 तक सरकार रही। अब देखिए आप 17वें लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 330 सीटें मिली, ये हमने पहले देख लिया। इसको आप 2-3 बार देख लेना, इसमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा और आपके 5 में से